हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकेंड वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और गाइस हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, हल्की सी जानकारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में ले चुके हैं और ये भी बता दिया है कि ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन पर इसके नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं। सॉलिड स्टेट्स के एक्सरसाइज के लगभग 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। डिटेल में एक एक क्वेश्चन को किया है बड़े अच्छे से। बाकी के भी जो 18 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होने वाले हैं, फिर सॉलिड स्टेट्स वहां पर स्टार्ट होने वाला है। तो क्या करना है, ग्रेविटी ऐप डाउनलोड करनी है, एज अ स्टूडेंट लॉग इन करना है और कोर्सेस स्टोर पर जाकर कोर्स सर्च करना है। जो एक्सक्लूसिव वीडियो वाला कोर्स है या नोट्स प्लस वीडियो वाला कोर्स है, उसके अंदर आपको वीडियोस मिलेंगे। एक एक करके हम उसके अंदर वीडियोस अपलोड करते हैं दो तीन दिनों में। और अगर सिर्फ नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी अलग से कोर्सेज हैं। बहुत सारी टेस्ट सीरीजेस भी अवेलेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सब की। आप लोग जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं और आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बच्चों देखो, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर बनाता चलूंगा और बातों को एक्सप्लेन करता चलूंगा ना। यहां पर आप ये मत सोचिएगा कि सर पढ़ा नहीं रहे हैं या सर नोट्स नहीं बना रहे हैं। देखो बेटा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और वही आपको अपनी भाषा में लिखना होता है। मैं कोशिश करूंगा जिन चीजों को यहां पर लिखना है लिखने की, अदरवाइज मैं बोलता चलूंगा, आपको समझते चलना है। तो नाउ गाइस, गैल्वेनिक सेल कैसे बनता है? तो गैल्वेनिक सेल के बनने की शुरुआत हमें दो सेपरेट चेंबर्स लेने होते हैं जिस तरीके से। तो ये हमारे पास में दो सेपरेट चेंबर्स हो गए। यहां पर हम लोगों ने दो सेपरेट चेंबर ले लिए, ठीक है। पहले चेंबर में हम लोग यहां पर एक सॉल्यूशन रखेंगे। लेट्स से यहां पर मैंने सॉल्यूशन रखा जिंक सल्फेट का और यहां पर मैंने सॉल्यूशन रखा कॉपर सल्फेट का। तो वी हैव टू सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। नाउ गाइस, एक बात हमेशा ध्यान रखना, इन सेल्स के अंदर दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अगर आप रख रहे हो, अगर आप दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस रख रहे हो तो इट इज कंपल्सरी टू ऐड अ सॉल्ट ब्रिज। आपको यहां पर सॉल्ट ब्रिज इसके अंदर लगाना कंपल्सरी होगा। तो यहां पर आप लोगों को कंपल्सरीली इसके अंदर एक सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करना पड़ेगा। सॉल्ट ब्रिज क्या और कैसे काम करता है इसकी हम लोग बात करेंगे, बट यहां पर हम लोग लिखेंगे सॉल्ट ब्रिज। चलेंगे, इसमें भी चलेंगे और डिटेल में बात भी करेंगे। लेकिन अभी क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है? पहला पॉइंट इस सेल के बारे में कि दो अलग अलग चेंबर्स हमें लेने होते हैं। एक चेंबर में आप जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन रखें, दूसरे में आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखें। अगर दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रख रहे हैं तो सॉल्ट ब्रिज जरूर लगाएं। अगर सेम रखते हैं तो सॉल्ट ब्रिज लगाने की जरूरत नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नाउ, क्योंकि यहां पर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मेटल कौन है? सर जिंक। तो इसके अंदर कंपल्सरीली मुझे जो इलेक्ट्रोड डिप करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रोड विल बी या शुड बी मेड अप ऑफ जिंक। ये जो इलेक्ट्रोड है ये कंपल्सरीली जिंक से बना हुआ होना चाहिए। तो यहां पर ये कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया? दैट इज योर जिंक इलेक्ट्रोड। सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रोड किसका होगा? डेफिनेटली अब आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर जिंक सल्फेट में जिंक का इलेक्ट्रोड है तो कॉपर सल्फेट में कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोड होगा वो किसका होगा? कॉपर का होगा। क्या ये बात समझ में आई? नाउ, क्योंकि ये गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस सेल्स के अंदर आता है। स्पॉन्टेनियस सेल्स होने की वजह से ये केमिकल रिएक्शन को यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। देखो, मैं एनर्जी लिख देता हूं लेकिन इलेक्ट्रिकल नहीं लिखता, मैं भूल जाता हूं। पिछली बार मैंने ऐसा किया था।
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करेगा। तो यहां पर हमें कोई बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, बस हमें एक मीटर लगाना पड़ेगा जो हमें फ्लक्चुएट करके ये बता सके कि सेल काम कर रहा है नहीं। तो यहां पर मैंने लगा दिया एक वोल्ट मीटर, जो वोल्ट्स में आपको बता दे कि इस सेल से कितनी इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है। जैसे भी हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में 1.1 वोल्ट, तो वो वोल्ट मीटर की वजह से आ रहा था। अच्छा बच्चों, एक बात मैं आपको और बता देता हूं, एक नॉलेज के लिए एक बात और बता देता हूं, क्योंकि ये सेल स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कर रहा है। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, ये जो गिब्स एनर्जी जो मैंने यहां पर डेल्टा जी लिखी है, गिब्स एनर्जी इसके लिए हमेशा कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। हमेशा इस बात का प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी हमेशा क्या होना चाहिए? नेगेटिव। मैं आपको समझाता हूं गिब्स एनर्जी का मतलब क्या होता है। ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस या फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं जिनके होने की वजह से एनर्जी बाहर निकलती है और उस एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और चीज को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने गाड़ी में पेट्रोल डलाया। पेट्रोल का काम क्या होता है? पेट्रोल इंजन में जाकर कंबस्ट होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जलता है और जलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर साइलेंसर से बाहर हो जाते हैं पॉल्यूशन के फॉर्म में। और जो जलने के बाद पेट्रोल के कंबस्ट होने के बाद जो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी हमारा व्हीकल इस्तेमाल करता है गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन में, ताकि आपकी गाड़ी आगे बढ़ सके। समझ में आ रही बात? तो हम लोगों ने फ्यूल की एनर्जी को गाड़ी चलाने में इस्तेमाल करा, तो फ्यूल में से गिब्स एनर्जी होगी तभी हमने उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करा। ठीक उसी तरह इस सेल के थ्रू भी कुछ गिब्स एनर्जी निकलेगी और वो हमेशा कैसी दिखेगी? नेगेटिव। गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? गिब्स एनर्जी इज ऑलवेज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वेयर डेल्टा एच इज इंथैल्पी, ये इंथैल्पी होती है। डेल्टा एस इज एंट्रोपी। हम लोग सब जानते हैं एंट्रोपी का मतलब मैंने आपको बताया था, कितनी आसानी से दो गैसेस आपस में मिक्स हो जाती है बिना हमारी कोई मदद के, स्पॉन्टेनियस तरीके से। तो डेल्टा जी अब आप खुद ही समझ गए होंगे नेगेटिव कब होना चाहिए? जब डेल्टा एच छोटा हो टी डेल्टा एस से। जब इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली डेल्टा जी क्या बन जाएगा? नेगेटिव। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो ये आपके डेल्टा जी का कंसेप्ट हो गया। ये बताना जरूरी था। अब ये आपकी इच्छा, आप इसे यूज करें ना करें, लेकिन जो बच्चा कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए जा रहा है कहीं ना कहीं उसके लिए ये चीज काम में आएगी। आप लोगों के लिए भी आएगी। देखो बोर्ड एग्जाम में जितना अच्छा लिख कर आओगे, क्लास में जितना अच्छा खुद को रिप्रेजेंट करोगे, उतना ज्यादा अच्छी बात होगी। तो आगे चलते हैं। क्या यहां तक हमें अच्छे तरीके से चीज क्लियर हो गई? हम लोगों ने यहां तक अच्छे तरीके से इसको देख लिया, कोई परेशानी किसी भी तरीके की? पक्की बात। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब बेटा यहां पर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये जो जिंक और सॉल्यूशन का इंटरफेस है, यानी ये पोजीशन जहां पर इलेक्ट्रोड और ये सॉल्यूशन एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है, यहां पर ये जो जिंक इलेक्ट्रोड और ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, या यहां पर ये कॉपर इलेक्ट्रोड और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, यहां पर ये दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो इस पोजीशन को बोला जाता है इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस। यानी ये एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई हम लोगों को? अब होता क्या है, गैल्वेनिक सेल में एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। किस टाइप की? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा। हम लोग सब जानते हैं यहां पर केमिकल रिएक्शन कैसी होगी। अगर आप लोगों ने क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो अभी खैर अपन पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज कभी पढ़ी है अपनी जिंदगी में?
आई रिपीट क्लास 10th में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आपको एक छोटा सा इसके बारे में एग्जांपल दे देता हूं। रिएक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स को यानी मेटल्स को इस तरीके से अरेंज किया है कि सबसे ऊपर मेटल जो होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, और नीचे आते 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 मेटल की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन कोबाल्ट, देन निकल, देन टिन, देन हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो क्लास 10th में पढ़ाई जाती है। यहां पर पोटेशियम बीइंग मोस्ट रिएक्टिव एंड प्लेटिनम बीइंग लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। अब यहां पर इस सीरीज की मदद से आप कभी भी ये बैठ के आराम से पता लगा सकते हो कि इस तरीके के केमिकल रिएक्शन में कौन किसको रिप्लेस करेगा। जैसे यहां पर आपके सामने दो सवाल बन सकते हैं कि या तो जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ हो या कॉपर की रिएक्शन जिंक सल्फेट के साथ हो। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसमें प्रोडक्ट बनेगा ZnSO4 प्लस कॉपर, और इसमें प्रोडक्ट बनेगा CuSO4 प्लस जिंक। इन दोनों में से सर कौन सी रिएक्शन हम लोग यूज करें? क्योंकि यहां पर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट +2, और कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0, यानी कॉपर रिड्यूस हो रहा है, और यहां पर कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है और जिंक रिड्यूस हो रहा है। तो सर दोनों रिएक्शन में से कौन सी काम करेगी? तो बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार जिंक कॉपर के पहले इस सीरीज में आ गया, टिन के बाद हाइड्रोजन। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। भाई जिंक कॉपर से क्या है? जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसका मतलब यह है कि जिंक कॉपर को उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर देगा और खुद इलेक्ट्रोलाइट बना लेगा और कॉपर को रिड्यूस कर देगा। तो नीचे वाली रिएक्शन इम्पॉसिबल है क्योंकि कॉपर जिंक से कमजोर है, यह इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू रिप्लेस। लेकिन यहां पर जिंक कॉपर से ज्यादा पावरफुल है तो ये इसको रिप्लेस कर जाएगा। तो नीचे वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ऊपर वाली रिएक्शन पॉसिबल है। अगर आप चाहें तो इस सीरीज को नोट कर लीजिए, और क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मैंने इस साल बनाया है। आप लोग ग्रेविटी सर्कल चैनल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट पर जाओ, क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर क्लिक करो और उसके वीडियोस चलाकर देखो। उसमें आपको कहीं ना कहीं आई थिंक 4th या 5th पार्ट में आपको रिएक्टिविटी सीरीज मैंने समझाई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर। उस वीडियो को जरूर देखो अगर ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने इतना समझा दिया, आप लोग इतने होशियार तो हो कि ये चीज आप लोग समझ गए हो। तो यहां पर ये चीज तो हमारे लिए क्लियर हो गई है कि रिएक्शन कैसे वर्क करेगी। रिएक्शन में जिंक आपके कॉपर को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर बनाएगा। मतलब यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पर +2, मतलब यहां पर जिंक का क्या हो गया प्यारे बच्चों? ऑक्सीडेशन। और कॉपर का क्या हो गया प्यारे बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यानी कि रिडक्शन। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया, और कॉपर डाई पॉजिटिव ने जिंक के द्वारा दिए गए 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुद को रिड्यूस कर लिया। तो कॉपर का हो गया रिडक्शन। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बच्चों कॉपर यहां पर क्या होगा? रिड्यूस, और जिंक यहां पर क्या होगा? ऑक्सीडाइज। इज दैट क्लियर टू यू? क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? अब इस बात को समझें
क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो ये क्या बन रहा है, कैटायन। क्या बन रहा है ये, कैटायन। और कॉपर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और क्या बन रहा है, एक न्यूट्रल आयन। एक बात और समझेंगे कि सर जिंक और कॉपर में से कैथोड कौन है और एनोड कौन है। तो बच्चों एक ट्रिक याद रखना हमेशा, आओ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हम लोग सब जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है, एक बहुत अच्छा फुटबॉलर है। हम उसको क्या बुलाना चाह रहे हैं, उसे बुलाना चाह रहे हैं आओ आओ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वेयर ओ इज ऑक्सीडेशन एंड आर इज रिडक्शन, सी इज कैथोड एंड ए इज एनोड। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। तो यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस पर होता है, हमेशा कैथोड पर। तो कॉपर क्या बनाकर दे रहा है आप लोगों को, कैथोड, और जिंक आप लोगों को क्या बनाकर दे रहा है, एनोड। इस बात का हमेशा से ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीडेशन किस पर चल रहा है, एनोड पर। रिडक्शन किस पर चल रहा है, कैथोड पर। क्या बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसके अंदर? अच्छा, और एक तरीका इसको पहचानने का मैं आपको बता दूं, जिस इलेक्ट्रोड की तरफ कैटायंस अट्रैक्ट होते हैं, जिस इलेक्ट्रोड की तरफ कैटायन अट्रैक्ट होते हैं वो कैथोड, और जिस इलेक्ट्रोड की तरफ एनायंस अट्रैक्ट होते हैं वो एनोड। अब यहां पर आप देखो, क्योंकि ये कैथोड है, कैथोड पर कॉपर डाई पॉजिटिव कहां से आ रहा होगा, नो डाउट सर कॉपर डाई पॉजिटिव इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से आ रहा होगा। जब ये CuSO4 दो पार्ट में टूटेगा तो Cu डाई पॉजिटिव और SO4 डाई नेगेटिव बनेगा, और ये कॉपर डाई पॉजिटिव भागकर इस कैथोड के पास जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि जिंक जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो जिंक ने क्या करा, यहां पर जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करता हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करता हुआ किसके पास आ गया, इस कैथोड के पास आ गया। तो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन आता देखकर ये कैटायन भागकर इससे चिपक जाएगा, इसलिए ये कैथोड। आई बात आप लोगों को समझ में? कोई दिक्कत किसी भी तरीके की? तो कैथोड पहचानना सीख गए। तो अगर ये कैथोड है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एनोड हो गया। क्या इतनी बात भेजे में घुसी? आया, आओ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रिडक्शन किस पर, कैथोड पर। ऑक्सीडेशन किस पर, एनोड पर। कैथोड का नाम कैथोड क्यों पड़ा, क्योंकि उसकी तरफ सॉल्यूशन में से कैटायन भागकर आता है। क्या ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई? क्या इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से, आई रिपीट भयंकर अच्छी तरीके से समझ में आई? पक्की बात। आगे चल सकते हैं क्या हम लोग? क्या हम लोग आगे चल सकते हैं और इंपॉर्टेंट बात शुरू कर सकते हैं? नाउ थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। आई थिंक ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं तो वीडियो बैक करके प्लीज थोड़ा सा लिख लीजिएगा। नाउ गाइस, इस इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेरेंस की बात करते हैं, इंटरफेरेंस की बात करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, मैं पहले कैथोड की बात करता हूं। कैथोड पर आप लोग देख रहे हो, कैथोड पर आप लोग देख रहे हो कि सॉल्यूशन में से कैटायंस जाकर इस पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो कैथोड पर कैटायंस जाकर इकट्ठे होते हैं, कैटायंस एक्यूमुलेट्स, कैटायन एक्यूमुलेट्स। और एनोड पर क्या होता है प्यारे बच्चों, जरा देखो। एनोड पर एक मेटल, ये जो मेटल है इसने अपने आप को दो पार्ट में तोड़ लिया,
केटायन बन गया और इलेक्ट्रॉन बन गया। केटायन बनने के बाद ये सॉल्यूशन में जाकर घुल गया, केटायंस सॉल्यूशन में जाकर घुल गए। ये एनोड पतला होने लगा क्योंकि मेटल टूट रहा है इसमें से, ये पतला होने लगा और इस पर सिर्फ क्या रह गए, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स रह गए इस पर। तो एनोड पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट्स। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट्स। क्या इतनी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही है? प्लीज इसको जरा देख लीजिए, ध्यान से अच्छे तरीके से देख लीजिए। क्या यह बात आपको समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने, कैथोड पर यहां से इलेक्ट्रॉन्स आता हुआ देखकर सॉल्यूशन में जितने कैटायन है सब कैथोड की तरफ भागते हैं और कैथोड पर इकट्ठा होने लगते हैं। एनोड पर मेटल ऑक्सीडेशन होने की वजह से, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन छोड़कर जिंक मेटल Zn डाई पॉजिटिव बन के सॉल्यूशन में निकल जाता है और इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रोड पे छोड़ देता, तो इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ जाते हैं। अब क्या हो रहा है, गेट पतला है और बहुत सारे लोग भागने के लिए तैयार हो गए। समझ रहे हो बात को? जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा गेट है, इतना बड़ा गेट है और गेट के बाहर जाने के लिए यहाँ पर 100 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। तो उस गेट से एक वक्त में 1 या 2 आदमी निकल सकते हैं, तो भागेंगे सब, लेकिन जो गेट में होगा बस वही निकल पाएगा, बाकी सब तो पीछे इकट्ठे हो गए। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन निकल जरूर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे यहां पर इकट्ठे भी दिखाई दे रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब इस वजह से आप देखो, यहां पर कॉपर और सल्फेट टूट रहा है, तो यहां पर सॉल्यूशन का अपना खुद का कुछ पोटेंशियल होगा और कॉपर के ऊपर कैटायंस आकर इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसका अपना खुद पोटेंशियल होगा। सिमिलरली यहां पर इस सॉल्यूशन के अंदर आप देखो, जिंक डाई पॉजिटिव की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, तो यहां पर चार्ज पार्टिकल्स बढ़ रहा है, तो ये सॉल्यूशन का अपना खुद का कुछ पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रोड पर, इस एनोड पर जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, तो इस पर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होने की वजह से इसका अपना कुछ पोटेंशियल होगा। तो इस इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेरेंस पर इलेक्ट्रोड का अपना कुछ पोटेंशियल होगा और इलेक्ट्रोलाइट का अपना कुछ पोटेंशियल होगा। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक solution is called as electrode potential, is called as electrode potential। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का पोटेंशियल जो है, उन दोनों के पोटेंशियल्स के बीच में जो डिफरेंस आ जाएगा, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या यह बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का हो सकता है, एक रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल किस पर दिखेगा आपको? कैथोड पर। मतलब कैथोड का पोटेंशियल और कैथोड के सॉल्यूशन का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी रिडक्शन पोटेंशियल। और एक होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होगा? जो एनोड पर डेवलप होगा, मतलब इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल और इसके सॉल्यूशन के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। एक टर्म हम और पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें आप लोग मेरी डेफिनेशन का यूज कीजिएगा, एनसीईआरटी की नहीं, वो कंफ्यूजिंग है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है
पोटेंशियल डिफरेंस, मैं पीओटी को पोटेंशियल लिख रहा हूं, पोटेशियम मत समझना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन electrodes and electrolytes, electrodes and electrolytes when electrolytes have 1 molar concentration। मतलब यहां पर आप लोगों ने जो CuSO4 लिया है ये 1 मोलर सॉल्यूशन लिया हो, और जिंक SO4 आप लोगों ने 1 मोलर सॉल्यूशन लिया हो एट 298 केल्विन्स। मतलब रिएक्शन कहां पर चल रही हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे चल रही हो, 298 केल्विन्स पर जब ये रिएक्शन वर्क कर रही हो, तब 1 मोलर सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिफरेंस होगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा 298 केल्विन्स। क्या इतनी बात अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या इतनी चीज अच्छे तरीके से समझ में आ रही है? प्लीज बच्चों जरा इसको नोट कर लीजिए, फिर अब क्या होगा, बोर्ड बहुत भर गया है, कुछ चीजें रब करेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो पहले इतना वाला पार्ट जरा देख लो, क्योंकि मैं इसको या इसको रब करूंगा, तो इतना पार्ट पहले ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो हो तो अब यहां पर इतना देख लिया आप लोगों ने। अब अगर मान लीजिए ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 298 केल्विन पर और 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए होगा, तो फिर ये कहलाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ये कहलाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। व्हाट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल? जब कैथोड का और सॉल्यूशन का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड कंडीशंस में। कब? जब कैथोड के नीचे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो वो 1 मोलर हो और टेम्परेचर 298 हो, तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि IUPAC ने अभी अभी हमें एक बात और बोली। IUPAC ने बोला कि आपका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसी को आप लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स। आप इन्हें एक मान सकते हो, आप इन्हें एक बोल सकते हो, पर मेरा ऐसा मानना है कि दोनों चीजों को अलग अलग बोलो तो ज्यादा बेहतर है। अब आगे चलते हैं, मैं एक बात आपको और सिखा देता हूं ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रहे आपके माइंड में। यहां पर आप एनोड को देखो, एनोड पर किसके इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पर बच्चों कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो एनोड हैव नेगेटिव पोटेंशियल। एनोड का पोटेंशियल कैसा होगा? नेगेटिव होगा एस कंपेयर्ड टू सॉल्यूशन। मतलब जिस सॉल्यूशन में आपने डिप किया है उसके मुकाबले नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में Zn डाई पॉजिटिव की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो सॉल्यूशन कंपैरेटिवली पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो ये ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से एनोड विल बी नेगेटिव एज कंपेयर्ड टू सॉल्यूशन। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम? और हम लोग सब जानते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स दूर जाते हैं। देन अगर हम लोग यहां पर बात करें कैथोड की, तो कैथोड पर आप लोग देख रहे हैं कि सारे कैटायंस आकर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैटायंस को यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कैटायंस हैव पॉजिटिव पोटेंशियल एज कंपेयर्ड टू सॉल्यूशन। एज कंपेयर्ड टू सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर कॉपर क्या करेगा? कॉपर यहां से भागेगा, तो SO4 नेगेटिव यहां पर इकट्ठा होता हुआ दिखाई देगा, तो नेगेटिव सॉल्यूशन हो जाएगा और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा। तो कैथोड है पॉजिटिव पोटेंशियल एज कंपेयर्ड टू सॉल्यूशन। क्या इतनी चीज समझ में आ रही है बेटा? इससे कैथोड और एनोड का कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने कैथोड का नाम क्यों रखा? क्योंकि ये कैटायंस अट्रैक्ट करता है, कैटायंस अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसका नाम कैथोड पड़ा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? तो दूसरा इलेक्ट्रोड अपने आप ही
एनोड हो जाता है। चलो, तो क्या इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े। चलिए, अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, दैट इज ईएमएफ ऑफ अ सेल या सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल और ईएमएफ, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव force. What is electromotive force? It is nothing but the difference between the potential, it is nothing but the difference between the potential of cathode and anode. यानी कैथोड और एनोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही आपका सेल का पोटेंशियल होगा। मतलब इस सेल का जो टोटल पोटेंशियल होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ईएमएफ या ई ऑफ अ सेल कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसे हमेशा इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एनोड को पहले मत लिख देना। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव आए, नेगेटिव ना आए। और क्योंकि एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, अभी हम लोगों ने देखा 2 मिनट पहले, एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव होता है क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं। तो अगर यहाँ एनोड लगा दोगे तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सेल को पॉजिटिव रखा जाए उसका ईएमएफ। इसलिए हम लोग यहाँ पर कैथोड को पहले लिखते हैं ताकि इस नेगेटिव साइन से एनोड का नेगेटिव साइन कैंसल आउट हो जाए और आपको पॉजिटिव वैल्यू मिले। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो, नहीं होता तो ठीक है, नेगेटिव आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग इस फॉर्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई बात तो नहीं? अब जब हम लोग यहाँ पर गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ध्यान से देखने की जरूरत है, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। तो रिप्रेजेंटेशन सेल का कैसे करेंगे ध्यान से देखें। आप देखें उस तरफ सेल में लेफ्ट साइड यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। किसका? जिंक का। तो आप यहां पर लिखेंगे जिंक सॉलिड मेटल के फॉर्म में था, लेकिन उसने अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके खुद को सॉल्यूशन के अंदर रिलीज करवा दिया। और यहां पर बीच में एक वर्टिकल लाइन से हम लोगों ने इसे सेपरेट कर दिया, यानी जिंक सॉलिड फॉर्म से अपने एक्वस फॉर्म में चला गया। तो यहां पर क्या प्रूफ हुआ? ऑक्सीडेशन, जो कि किस पर चल रहा था? एनोड पर। अब हम लोग क्या करेंगे? बीच में बनाएंगे डबल लाइन। दिस डबल लाइन डिनोट्स सॉल्ट ब्रिज। ये जो सॉल्ट ब्रिज बीच में बनाया है ये डबल लाइन से दिखाना पड़ेगा। फिर इस साइड राइट साइड क्या हो रहा है? देखो मैंने यहां पे लिख भी रखा है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो अब राइट साइड क्या हो रहा है? कॉपर पहले अपने एक्वस फॉर्म में था, जब इलेक्ट्रॉन्स एनोड से ट्रेवल करते हुए कैथोड की तरफ आए तो कॉपर सॉल्यूशन में से, कॉपर सल्फेट में से कॉपर के कैटायंस भागकर मेटल पर जाकर इकट्ठे हो गए और हम लोगों ने देखा कि मेटल का साइज अब बढ़ने लगा। हमेशा ध्यान रखना बेटा क्या होगा, जिस तरफ रिडक्शन हो रहा है यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो वाले मेटल का साइज बढ़ने लगेगा, वो वाला मेटल अब मोटा होने लगेगा नीचे से। इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेरेंस पर वो मोटा हो जाएगा जैसे आप यहां पर देख रहे हो। और आपका जो एनोड है उसका साइज अब पतला होने लगेगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल निकल के जा रहा है, तो वो इस तरीके से बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो यहां पर कॉपर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन कहां पर हो रहा है? कैथोड पर। तो जिस तरीके से मैंने सेल बनाया था एग्जैक्टली वो तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट करा। जिंक सॉलिड, जिंक सॉल्यूशन, जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर का सॉल्यूशन, इसने इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुद को मेटल के फॉर्म में बना लिया। तो ये एग्जैक्टली इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर आपको इस सेल का ईएमएफ निकालना है,
या आपको इस सेल का पोटेंशियल निकालना है, तो वी ऑल नो द सेल पोटेंशियल इज पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैथोड कौन से साइड है, राइट साइड, तो पोटेंशियल ऑन द राइट साइड माइनस पोटेंशियल ऑन द लेफ्ट साइड। या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, राइट साइड हो क्या रहा है, रिडक्शन, तो पोटेंशियल बाय रिडक्शन माइनस पोटेंशियल बाय ऑक्सीडेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ये सारे फॉर्मूलाज आप लोग यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये फॉर्मूलेज हो गए, प्लीज इन फॉर्मूलेज को नोट डाउन कर लीजिए, धांसू चीज है ये, बहुत काम की चीज है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये सॉल्ट ब्रिज की। अब थोड़ा सा सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ लेते हैं और इस टॉपिक को, इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। बहुत लंबी क्लास हो गई है आज, भावनाओं में भेजा हमें और बहुत पढ़ा दिया, लेकिन ये एक ही टॉपिक में पढ़ाता तो ही मज़ा आता, नहीं तो मज़ा नहीं आता ना। सॉल्ट ब्रिज की बात करें तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट होती है इट ऑलवेज कंटेन्स पोटेशियम सॉल्ट्स लाइक KCl, K2SO4 एक्सेट्रा, मिक्स्ड विथ, इसको मिक्स किया जाता है जिलेटिन, जिलेटिन के साथ एक मीडियम होना चाहिए, या अगार अगार, अगार अगार जिलेटिन, ये सब एक जैसे पेस्ट होते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं। नाउ सॉल्ट ब्रिज में पोटेशियम ही क्यों लिया जाता है? अगर आपको थोड़ी देर पहले याद हो तो मैंने बताया था रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव। तो पोटेशियम के मोस्ट रिएक्टिव होने की वजह से पोटेशियम को उसके सॉल्ट में से ना तो जिंक ना तो कॉपर कोई रिप्लेस कर पाएगा, इसलिए यहां पर KCl और K2SO4 कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी सेल रिएक्शन, सेल की किसी रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज इनिशिएट्स द रिएक्शन, इनिशिएट्स द रिएक्शन। देखो अभी क्या हो रहा है, एनोड पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, कैथोड पर केटाइन इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए। कैथोड पर आपने जैसे प्लग चालू करा, आपने जैसे बटन स्टार्ट करा, धन 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 इलेक्ट्रॉन यहां से भागेंगे, कैथोड पर इकट्ठे होंगे, कैथोड का बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब प्लग बंद कर दिया तो क्या हुआ? प्लग बंद करने की वजह से सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया इधर, और यहां पर सॉल्यूशन में ये तो इधर इकट्ठा हो गया, तो सॉल्यूशन पर इधर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, तो दोनों तरफ अपोजिट चार्ज इकट्ठे हो गए। तो यहां पर चार्ज इकट्ठे ना हो और सेल की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, ये सेल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं या किसी भी तरफ चार्ज एक्यूमुलेशन को स्टॉप करते हैं, चार्ज एक्यूमुलेशन को ये क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो ये सॉल्ट ब्रिज का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। और ध्यान रखना, सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन इनिशिएट नहीं होगी, चार्ज दोनों तरफ इकट्ठा हो जाएगा और आप कितना ही प्लग चालू बंद कर दो कुछ नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ, तो बच्चों यहां पर हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे एक शी की, SHE, शी मतलब लड़की नहीं, ठरकियों, लड़की की बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बात जरूर करेंगे, तभी इतना नोट कर लो। कोई परेशानी? देखो ध्यान से वीडियो को 2-3 बार, नोट्स अवेलेबल हैं और आई गेस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इस फॉर्मूले पर ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, लाखों करोड़ों क्वेश्चन देखे गए, ठीक है। तो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।